आज हमारा तीसरा पाठ है इतिहास का, सिंधु सरस्वती सभ्यता। हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या थी सिंधु सरस्वती सभ्यता और उसकी खोज क्या थी। तो पहले तो हम भारत का एक रफ्ती में बनाते हैं। ठीक है, भारत के अंदर जो सिंधु नदी है, ठीक है, यहाँ से अरब की खाड़ी शुरू हो जाती है इधर से, लेकिन ये जो सिंधु नदी है, इस नदी के ऊपर और नीचे जो सभ्यताएं पाई गई, उन्हीं सभ्यताओं को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। कुछ सभ्यताएं नीचे गुजरात तक पाई गई, तो उनको भी सिंधु घाटी सभ्यता में गिनती किया जाता है, क्योंकि उन सभ्यताओं के पास ही जो सिंधु नदी है उसकी कुछ सहायक नदियां भी इधर आती हैं और इन नदियों के आसपास ही ये सारी सभ्यताएं पाई गई। इसीलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता में गिनती करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो पहला जानने की जो कोशिश की जाती है, तो सिंधु सभ्यता के केंद्र की खुदाई के केंद्र कौन कौन से थे। सिंधु सभ्यता जो थी उसकी खुदाई के केंद्र जो है वो सबसे पहले तो 1826 में जो मेसन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने उस इलाके को देखा और उस समय में उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई उस समय किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर कोई सभ्यता होगी, लेकिन एक अनुभव सा हुआ कि यहाँ पर कुछ अलग है, कुछ पुराना है। उस समय मेसन ने ये खबर पहुँचाया अपने उच्च अधिकारियों तक और उच्च अधिकारियों ने इसकी खुदाई की जो आज्ञा दी थी, ठीक है, परमिशन दिया था। 1826 तक 57 तक जो इसकी खुदाई की गई थी और इसका जो निरीक्षण किया गया था, वो एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने इसके निरीक्षण की पूरी तैयारी की थी, पूरी जिम्मेदारी ली थी और निरीक्षण भी किया था। 1857 तक ये इनके ही हाथों में था। उसके बाद से समय बीतता गया और अलग अलग अधिकारी आए और अलग अलग तरीकों से उन्होंने इसकी जांच की। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के संबंधित और भी साक्ष्य मिलते हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, ठीक है। तो इसकी अधिकतर जो क्षेत्र पाए गए हैं, ये तो क्षेत्र नहीं है, 400 से भी ज्यादा क्षेत्र पाए गए हैं, ठीक है। और ये सभी के सभी सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास ही पाए गए, इसलिए इनको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसमें दो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रमुख हैं, एक तो हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये दोनों सभ्यताएं उस समय की काफी ज्यादा प्रसिद्ध और काफी ज्यादा विकसित सभ्यताओं में से माना जाता है, इसलिए हम इन दोनों की जानकारी बचपन में आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और इस चैप्टर में भी ज्यादा जोर इन्हीं दोनों सभ्यताओं पर दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता का उदय, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे हुआ। इसके ऊपर कई सारे वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है कि हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे हुआ, तो लेकिन फिर भी बताया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर सिंधु नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम है रावी नदी, रावी नदी के तट पर था। बलूचिस्तान में जो पंजाब, आज के टाइम में उस जमाने में वो पंजाब होता था, लेकिन आज के टाइम में वो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो पाकिस्तान में वर्तमान समय में एग्जिस्ट करती है। और हड़प्पा सभ्यता की जो सभ्यता का उदय हुआ था, उसको माना जाता है कि इसको किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था। इस समय के साथ धीरे धीरे करके हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ, ठीक है। परंपराएं हड़प्पा परंपराओं के साथ विद्यमान थी। बहुत सारी ऐसी परंपराएं थी जो हड़प्पा सभ्यता के साथ ही विद्यमान थी, यानी कि जैसे कि उस समय में लगा लिया जाए अलंकार, ईंटों को अलंकार करना, अलंकार मतलब पुताई करना, ठीक है, भवन निर्माण की कला, और उसके बाद से तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, ये सारी परंपराएं उस समय भी विद्यमान थी। व्यापार करना और ऐसे सब बहुत सारे कार्य ऐसे किए जाते थे जो हड़प्पा सभ्यता में भी किए जाते थे और अभी भी किए जाते हैं, ठीक है। तीसरा चौथा पॉइंट है सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इनका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है, तो इसके हिसाब से बताया जाता है कि हम इस चित्र को मिटा देते हैं और दूसरा चित्र
होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ था? चार दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पश्चिम में सूत का गेंडों, ऊपर में मालदा, आलमगीर, दाइमाबाद। ठीक है, सूत का गेंडों कहाँ था? सूत का गेंडों था वर्तमान समय में, उस समय में तो वो अपने स्थान पे ही था, लेकिन वर्तमान समय में हम इन सभी की लोकेशन जानेंगे। तो सूत का गेंडों अभी वर्तमान में बलूचिस्तान में, ठीक है। ये सबसे पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी पॉइंट है जो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल पाए गए उसमें सबसे पश्चिम में जो स्थल पाया गया है वो सूत का गेंडों था। उत्तर में बात करें तो मालदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर में पाया गया। सबसे उत्तरी पॉइंट मालदा का ही पाया गया है। पूरब में जो सबसे पाया गया है वो उत्तर प्रदेश में पाया गया है, आलमगीर नाम के जगह पे। और जो दक्षिण में सबसे पाया गया है वो मुंबई में पाया गया है। ठीक है, ये सभी चारों वो स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता के एकदम अंतिम पॉइंट है। और सबसे ज्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है वो कुछ इस प्रकार हुआ है। इस आकृति को देख के आप समझ सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पश्चिम की तरफ में ज्यादा विस्तार हुआ है, क्योंकि जो सिंधु नदी थी वो पश्चिम की तरफ आती थी और इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के क्षेत्र में ऐसा योगदान है। और अगर आप बात करें तो और भी बहुत सारे यहाँ पे स्थान पाए गए हैं, जैसे कि मैंने बताया रंगपुर, लोथल काफी ज्यादा प्राचीन और व्यापारी स्थान था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज्यादा प्रमुख लगता था लोथल। सभ्यता का काल, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके काल में अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है, कोई निश्चित नहीं है, कोई पुख्ता सबूत। बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं लेकिन सब उस साक्ष्यों के हिसाब से अपना अलग अलग मत देते हैं। जैसे कि जॉन मार्शल, ये भी एक समय में अलेक्जेंडर के जो पद था उस पद पर ये भी एक समय में थे। जॉन मार्शल कहते हैं कि ये ईस्वी से 3250 ईसा पूर्व पुराना सभ्यता है। राधा मुकुंद ये कहते हैं कि ये 3700 से 3800 उससे भी ज्यादा पुरानी सभ्यता है। लेकिन सबसे अच्छा मुझे मत तो इनका लगता है डॉक्टर पांडे का मत। ये डॉक्टर पांडे का कहना है कि यहाँ पर जो खुदाई करने के दौरान स्थल पाए गए हैं वो सात मंजिला स्तर पाए गए हैं। ठीक है, सात स्तरों में बांटा गया है, यानी कि यहाँ उनका कहना है कि यहाँ पे 7 तरह की सभ्यता थी और एक सभ्यता को पनप के, बड़ा होके और विस्तृत होके और नष्ट होने में करीबन 500 साल का समय लग जाता है। तो अगर हम बात करें तो 7 सभ्यता थी, तो 500 गुणे 7 3500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व पहले का डॉक्टर पांडे इस मत में, उनका मत यह है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता 3500 ईसा पूर्व पंथी थी और बहुत से करीबन इसके साथ इस तरह अलग अलग समय पे अलग अलग यहाँ पे लोगों ने निवास किया था। सभ्यता का निर्माण, सभ्यता का निर्माण के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं माना जाता है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है इस पर भी। कुछ का कहना है कि ये सभ्यता को आर्यों ने बसाया था, यानी कि जो आर्य भारत आए थे उन आर्यों की बात की जा रही है। कुछ का कहना है कि यहाँ पे द्रविड़ साक्ष्य भी मिलता है, द्रविड़ यानी दक्षिण भारत का, तो इसको माना जाता है कि द्रविड़ों ने इसको बसाया था। और कुछ का मानना है कि ये एक स्वतंत्र और अलग सभ्यता थी, इसको किसी ने नहीं बसाया था, ये स्वयं ही अपने आप ही पनपी थी। ठीक है, नगर निर्माण, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर निर्माण की पद्धति बहुत अच्छी थी। उस समय ऐसा लगता है नगरों के जो खुदाई के दौरान नगर मिले हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पहले योजना बनाई, योजना बनाने के बाद उस घरों का निर्माण किया गया है, क्योंकि वहाँ की जो निर्माण कला है वो बहुत बेहतरीन है। जैसे कि अगर कोई शहर बसाया जाता है, ये घर सड़क है, वहाँ पे सड़कें बहुत बेहतरीन पाई गई हैं,
सड़कों के नीचे कई स्थानों पर सड़कों के नीचे तो सीवर लाइन भी पाया गया है, जो आज के समय में अगर हम देखें तो अपने शहर में बड़ी मुश्किल से पाया जाता है। सोचो आज से 2500-2600 ईसा पूर्व पहले की, जो 3500 ईसा पूर्व पहले की सभ्यता थी, उस समय भी सीवर लाइन की उन्होंने खोज कर ली थी। तो जो घर निर्माण किया गया वो रोड से थोड़ा दूरी बनाने के बाद यहाँ पर निर्माण किया गया है, दोनों तरफ। ये रोड हो गया, रोड से थोड़ा स्थान छोड़ने के बाद घरों का निर्माण किया गया है। ये सभी घर एक समान एक पद्धति के अनुसार बने हुए हैं, जिससे ये ऐसा लगता है कि इनकी पहले योजना की जाती थी। इन सब का जो द्वार था वो पीछे की तरफ खुलता था। ऐसा इसलिए किया गया है, उस समय में अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि जो बच्चे थे अगर सड़कों के तरफ ही उनका दरवाजा खोल दिया जाता घरों का, तो बच्चे खेलते खेलते सड़कों पे आ जाते तो कभी कोई गाड़ी आती रहती थी। कई स्थान तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यातायात से भी भरपूर थे, तो वहाँ पे बच्चों की मृत्यु होने के या फिर एक्सीडेंट होने के कारण जो ज्यादा थे, ठीक है, इसीलिए उनका द्वार जो है वो पीछे की तरफ खोला जाता था। वो यहाँ की पद्धति बहुत बेहतरीन थी नगर निर्माण की, ठीक है। 8वां पॉइंट है दुर्ग या गढ़ी। यहाँ पे जो दुर्ग व्यवस्था थी कि दुर्ग कैसे होते थे, दुर्ग मतलब दुर्ग वो स्थान होता था जहाँ के रहने वाले जो उच्च अधिकारी थे, जो राजागण थे, जो मंत्रीगण थे, वो रहते थे, ठीक है, दुर्ग में। और गढ़ी भी उसी को कहा जाता है, ठीक है। दुर्ग को यहाँ पे जो घर निर्माण पद्धति थी उसको 3 तरीके से बनाया गया है। ऊपर रहता था दुर्ग या गढ़ी, उसके नीचे रहते थे मध्यम वर्ग के लोग और उसके नीचे रहते थे निम्न वर्ग के लोग, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ करता था उस समय का। उन्होंने इसको बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, और आखिरी में चारों ओर से एक दीवार से लाइन बना दी जाती थी, घेर दिया जाता था, और 2 जगह से या 3 जगह से इसके अंदर घुसने का मार्ग बना दिया जाता था। उनकी समझ इतनी बेहतरीन थी कि अगर कहीं बाहर से आक्रमण हो तो वो इस दीवार को पार ना कर पाए, अगर पार भी कर ले तो ये उनकी सुरक्षा के लिए थी, एक तरह से बात करें तो, ठीक है। सड़कें और गलियां, उस समय की सड़कें कैसी थी और गलियां कैसी थी, ये भी बहुत बेहतरीन थे। उस समय की जो सड़कें थी वो काफी, मैंने अभी बताया आपको, बहुत सुदृढ़ थी। और सड़कें पूर्व से पश्चिम बनाई जाती थी अधिकतर, क्योंकि जो पूर्व से पश्चिम की हवा ज्यादा चलती है हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से वो सड़कें ऑटोमेटिक ही हवा से ही साफ हो जाती थी। उनकी टेक्नोलॉजी, उनके विचार देखिए कि जो उस समय में भी इतना ज्यादा था, ठीक है। सड़कों का जो चौड़ाई था वो 8 से 12 फीट तक वो रखते थे, ठीक है। सड़कों के दोनों तरफ वो थोड़ा जगह छोड़ देते थे। उसके बाद से घर गृह निर्माण की कार्य का अनुमति देते थे। इसीलिए कहा जाता है कि वहां पे लगता है कि किसी कुशल व्यक्ति ने पूरा नेतृत्व में अपने निरीक्षण में पूरे सभ्यता को बसाया था। और आज भी वो सभ्यता सेम टू सेम ऐसी मिट्टी के नीचे दफन है। खुदाई के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसे मिलती है जो ये साबित करती है, ठीक है। उनकी गलियों की जो चौड़ाई थी, जैसे कि अब गृह, यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ने के बाद ये गृह बन गया, ठीक है। दूसरा लाइन फिर शुरू हो जाता था और यहाँ पर इस तरफ से गृह बनता था, ठीक है। इन दोनों के बीच जो गलियां थी, ठीक है, उन गलियों की चौड़ाई भी अच्छी खासी रखी जाती थी। गलियां बिल्कुल सीधी थी और साफ सुथरा रहती थी, ठीक है। हर किसी के आगे हर किसी के गृह के आगे कुआं बनाया जाता था ताकि लोग आते जाते पानी पी सके। और भी बहुत सारे बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने सभ्यता का निर्माण किया था। अगला पॉइंट है भवन निर्माण। उन्होंने भवन किस प्रकार बनाया था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पे सभी जगहों पर, अधिकतर जगहों पर भवन निर्माण की जो पद्धति मिली है वो 1 मंजिला मिली है, जिससे साबित होता है कि बहुत सारे लोगों को तो सीढ़ी मतलब बनाने का उस समय टेक्निक नहीं था, लोग 2 मंजिला भी बना पाते थे। लेकिन कुछ स्थान है जैसे लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इन सभी स्थानों पे जो मकान मिले हैं, जो घर भवन मिले हैं, वो 2-2 मंजिला है। यानी कि इनकी टेक्नोलॉजी या फिर कहा जाता है इनकी जो तकनीक थी वो बाकी स्थानों से ज्यादा थी। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो काफी प्रसिद्ध और मुख्य शहरों में गिनती की जाती थी इनकी, ना कि ग्रामीणों में, ठीक है। तो ये जो सभ्यता थी ये ग्रामीण से उठकर शहर तक आई थी। तो बहुत सारे स्थानों पे तो शहरों के बीच है तो वो साक्ष्य मिलते हैं। लोथल में ये सारी चीजें हुआ करती थी। लोथल तो एक व्यापारिक केंद्र था उस जमाने में, ठीक है। लोथल गुजरात में स्थित है।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो घरों का निर्माण में और भी बातें बताई गई है कि जो खिड़कियां थी वो एक मंजिला घर में नहीं बनाई जाती थी, खिड़कियां बाहर की तरफ, क्योंकि कोई झांक ना ले या फिर कोई चोर कूद नहीं आए। और 2 मंजिला जब घर बनता था तो ऊपरी मंजिला में खिड़की बनाई जाती थी। घरों में निर्माण से पहले उसके नीचे 4 या 5 फीट की मोटी 4 या 5 फीट मोटा एक चबूतरा बनाया जाता था। उस चबूतरा का निर्माण इसलिए किया जाता था क्योंकि उस समय बाढ़ बहुत ज्यादा आया करते थे, तो बाढ़ में घरों को कोई क्षति ना पहुंचे और सारा सुरक्षा चबूतरा कर लेता था, इसलिए चबूतरों का निर्माण किया था। ठीक है, इस सभ्यता में भवन निर्माण की पद्धति भी बहुत प्रचलित थी। बहुत लोगों के घरों में नालियां पाई गई है, नालियां कह रहा हूँ, नालियां भी है, और जो खिड़की दरवाजे हैं वो दूसरे वाले को बनते थे। साथ ही साथ इनका जो घर निर्माण था उसमें एक गृह जो बाहर की तरफ खुलता था, जिसका दरवाजा, उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता था और उसके अंदर कुआं रहता था। ये बात अधिकतर घरों में नोटिस की गई है, इसलिए क्योंकि राहगीर जो है, जैसा अब ये गृह है और ये गलियां है, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और उसको प्यास लगी है, वो कहीं दूर से यात्रा करके आ रहा है, तो वो किसी घर में घुस के पानी ना मांगे, सीधा यहाँ पे कुआं था, खींचो पानी और पी के निकल लो। ठीक है, तो ऐसी पद्धति उन्होंने हर चीजों को सोच समझ के एक पूरे विचार से पूरे सभ्यता का निर्माण किया था। अगला विशिष्ट इमारतें। विशिष्ट इमारतों में जो सब यहाँ पर जो आता है, विशिष्ट इमारतों में जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ही ज्यादा प्रसिद्ध है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। यहाँ पर विशिष्ट इमारतों में एक सबसे बड़ा इमारत मिला है, जिसके जो वो क्या कहते हैं, ये इतना बड़ा है कि 135 फुट चौड़ा और 170 फुट, उसका जो आयतन है वो 170 फुट है और उसकी जो बड़ा लंबाई है वो 135 फुट है। इतना विशाल मिला है। ये कोष्ठागार कहा जाता है, इसको हम लोगों ने नाम दिया कोष्ठागार। ठीक है, ये कोष्ठागार है। कोष्ठागार ये सबसे विशाल और विशिष्ट इमारतों में इसकी गिनती की जाती है, क्योंकि इतने बड़े विशाल इमारत बनाने की आखिर उनको क्या आवश्यकता पड़ी। तो कुछ विद्वानों का मत है कि उन्होंने अनाज को भंडारण के लिए या फिर जो अनाज था उसको रखने के लिए उन्होंने कोष्ठागारों का निर्माण किया था इतना विशाल, और वो बाहर से जो अनाज खरीद के लाते थे वो उसको इसमें सुरक्षित रखते थे। ठीक है, और वो इनके रखने के लिए एक अच्छा जगह भी था, इसके ऊपर छत भी बनाई गई थी। ठीक है, इसके अंदर कुल 6 कक्ष हुआ करते थे, विशाल का कक्ष, उनके अंदर अनुमान लगाया जाता है कि अनाजों को रखा जाता था। अगला है विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार भी प्राप्त किए गए हैं। ये स्नानागारों की लंबाई बहुत ज्यादा थी और काफी बड़े थे। ठीक है, स्नानागार समझते बाथरूम, ये बाथरूम ऐसा देख के लगता है ना इतने विशाल थे, इनके तरफ उतरने के लिए इसमें सीढ़ियां भी लगी हुई थी। ठीक है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और माना जाता है कि ये उनके पूजा स्थल हुआ होगा। जैसे कि अभी वर्तमान में हम देख सकते हैं जो छठ पूजा है बिहार के अंदर मनाई जाती है, उसके अंदर बहुत विशाल स्नानागार खोदे जाते हैं कुछ समय के लिए, उस त्योहार के लिए, छठ पूजा के लिए। उसमें बहुत सारी स्त्रियां स्नान करती है उस दिन और सूर्य देव की पूजा की जाती है। उसी तरह माना जाता है कि यहाँ पर भी कोई पूजा या अनुष्ठान किया जाता होगा, जो इतने विशाल का स्नानागार होंगे, इनका प्रयोग बार बार नहीं किया जाता होगा, समय समय पे किया जाता होगा। अभी भी स्नानागारों में पानी भरा जाता था, लेकिन वो पानी रिश्ता नहीं था। इसके लिए इस स्नानागार की जो बनावट थी वो खड़िया चूना से की गई थी। इसकी जो बनाया गया था, इसको खड़िया चूना से बनाया गया था। ताकि पानी का रिसाव ना हो सके। साथ ही साथ इसके निर्माण के बाद जो साइड में 1 इंच मोटी प्लास्टर चिपकाया गया था, प्लास्टर की तरिया चूने को चिपकाया गया था ताकि पानी बगल से भी ना रिसे। ठीक है, और नीचे भी खड़िया मिट्टी की जो परत बिछा दी गई थी, फर्श की तरिया बना दिया गया था ताकि पानी नीचे ना रिसे। तो ये बहुत ही बेहतरीन उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखें, उनका तकनीक देखें, तो उन्होंने उस जमाने में स्विमिंग पूल बना रखा था। ठीक है, ये उनके विशाल स्नानागारों में एक था। ठीक है, ऐसे पूरे वहां पर 2 विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। ठीक है, दूसरी जल निकास व्यवस्था।
जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने नालियों का निर्माण बहुत बेहतरीन किया था। वो नालियां इस प्रकार बनाते थे कि वो नालियां एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे समकोण बन गया, यहाँ पर भी समकोण बन गया। नालियां घरों से निकलती थी, ये घर हो गए, नालियां निकलती थी। नाली मेन नाली से मिलने से पहले वहां पर एक गड्ढा हुआ करता था, जिसको आज के टाइम में हम एक सीवेज की तरह यूज करते हैं, ताकि अगर नालियों से कोई भारी कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू जाए तो वो इस गड्ढे में फंस जाए, उसके बाद से जो पानी भरे ऊपर चल जाए और वो पानी फिर आगे जाके बड़े नाले में मिले, ताकि बड़ा नाला ना जाम हो। ठीक है, बड़े नाले के ऊपर भी ढक्कन लगाए गए थे और वो ऐसे ही मिले हुए हैं। ठीक है, ताकि अगर नाले में कभी जाम हो भी जाए तो उसकी सफाई की जा सके। लेकिन सबसे बेहतरीन तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने इतनी तकनीक निकाली थी कि पहले कचरा इस नाली में जाए, गड्ढे में जाए, गड्ढे में कचरा रुक जाए और पानी केवल बड़ी नाली में जाए। ठीक है, तो उन्होंने सीवेज लाइन की भी खोज कर ली थी उस समय में, और साथ ही साथ उनकी नालियाँ बहुत बेहतरीन थी, साफ सुथरा रहते थे, वो पानियों का ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करते थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। ये तो उनके निर्माण की पद्धति थी जो मैंने बताई आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो पॉइंट आएगा वो धार्मिक, उनकी सोच कैसी थी, वो धर्म के हिसाब से कैसे थे, हम उनको जानेंगे, उनकी सामाजिक स्थिति जानेंगे, आर्थिक स्थिति जानेंगे। ठीक है, तो आप इसका पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।